अध्याय 5 देख रहे हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अर्थ यानी पृथ्वी, ये एक ऐसा ग्रह है जहां पर जिंदगी है, लाइफ है। और वो पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहां लैंड है, यहां वाटर है और यहां एयर है। तो जिस जिस तरीके की जमीन, पत्थर या और तरीके की चीज हम मिला लें, उसको हम बोलने लगते हैं लिथोस्फीयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जहां पर हम रहते हैं, यानी जो पोर्शन जिसपे हम रहते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, इसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। जो गैशियस लेयर्स हैं, यानी जहां हम सांस लेते हैं और उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, ब्लैंकेट की तरह है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जहां पर क्या क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे लिए कितनी जरूरी है। इसके अलावा है पानी। पानी किसी भी स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चाहे ये जलवाष्प हो, चाहे वो पानी बह रहा हो, चाहे वो ग्लेशियर फॉर्म में हो, स्नो फॉर्म में हो, हाइड्रोस्फीयर हम उसे कहते हैं। तो सारे फॉर्म हो गए, आइस, वाटर, वाटर वेपर। तो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, अब ये शब्द कहां से आए हैं? क्योंकि थोड़े अलग से शब्द लग रहे हैं। लिथोस का मतलब होता है ग्रीक में स्टोन, पत्थर, इसीलिए लिथोस्फीयर। एटमॉस, इसका मतलब होता है वेपर, वाष्प, इसलिए एटमॉस्फेयर। और हाइड्रोस्फीयर, ह्यूडर का मतलब होता है पानी, इसलिए हाइड्रोस्फीयर। अब बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है जो आप बहुत बार देखेंगे, जहां पर भी अगर आप खास तौर पे पानी के इलाके के पास रहते हैं, तो जहां पानी, वाटर, जहां जमीन यानी कि ये लैंड है, और एयर, जहां ये तीनों परिमंडल या ये कहें तीनों चीजें मिलती हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये बड़ा नैरो जोन होता है, बड़ा छोटा जोन है, लेकिन यहीं पर ये तीनों कोएग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए यहां पर लाइफ है, यहां जिंदगी है। एक एक करके इन पे चर्चा करेंगे हम। लिथोस्फीयर, पहले इस चित्र को समझने की कोशिश करिए। ये चित्र है अर्थ का, और ये इसकी अलग अलग लेयरिंग दिखाई गई है। अगर इसको ऐसा काटा जाए तो सबसे अंदर का पोर्शन, इसको कहते हैं हम कोर। ये सॉलिड है पहले, मतलब ठोस है, उसके बाद लिक्विड है, और ये यहां से यहां तक कोर कहलाता है। उसके बाद वो यहां से यहां तक मेंटल कहलाता है, MENTLE। तो ये इनर कोर हो गया, आउटर कोर हो गया, यहां मेंटल हो गया। मेंटल का एक अपर भाग है, इनर भाग है। तो मेंटल का जो अपर भाग है, यानी कि अपर मेंटल, और जहां पर हम खड़े होते हैं, जहां हम रहते हैं, जहां पर हम चलते हैं, इन दोनों को मिला लिया जाए, यानी कि क्रस्ट और अपर मेंटल को जब हम मिला लेंगे, तब हम इसको कहने लगेंगे लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर कहां से कहां तक है? शून्य से लेकर तकरीबन 100 किलोमीटर तक। मतलब यहां से अगर आप 100 किलोमीटर की जमीन खोदें तो आपको पता लगेगा कि हम यहां से यहां तक हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं या लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो लिथोस्फीयर ये सॉलिड पोर्शन है। यहां पर हम पत्थर की बात करेंगे, अलग अलग लेयर्स है सॉइल की। कहीं काली मिट्टी मिलती है, कहीं लाल मिट्टी मिलती है, पौधे यहां उगते हैं, जीव जंतु यहां पर रहते हैं। तो जब हम एक ग्लोब को देखते हैं लिथोस्फीयर के नजरिए से, तो यहां हमको दो भाग दिखते हैं, एक तो जमीन वाला भाग और एक पानी वाला भाग। जमीन वाला भाग और पानी वाला भाग, जमीन वाला जो भाग है, जो बड़े बड़े भूभाग हैं, और उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। यानी कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। और जो बड़े बड़े इलाके हैं, पानी के रिजर्वायर्स, पानी जहां बहुत ज्यादा है, उसे हम कहते हैं ओशन बेसिस। बड़े बड़े, ध्यान रखिएगा, हम जब लार्ज लैंड मासेस की बात करते हैं, लार्ज लैंड मासेस मतलब बहुत बड़े बड़े ह्यूज लैंड मासेस, उनको हम कॉन्टिनेंट कहेंगे। छोटे लैंड मास को नहीं कह रहे हैं, उसको मैं बताऊंगा क्या आगे हम कहेंगे। और जहां बहुत बड़ा रिजर्वायर पानी का, ह्यूज वाटर बॉडीज है, पानी ही पानी है, उसे हम ओशन बेसिन्स कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें समझने की है कि सारे पानी, जो मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, सारा पानी मिला हुआ है। यानी विश्व की किसी भी जगह चले जाइए आप, पानी सब आपस में लिंक्ड है। और ध्यान रखेंगे आप कि अगर ये पानी है, जैसे मान लीजिए आपने दो ऐसे, यहां पर पानी ज्यादा है, यहां पानी कम है, और इन दोनों को मिला दिया आपने, यानी इसमें छेद करके यहां से एक पाइप लगा दिया, तो ये जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये पानी यहां से बह जाएगा। इसका मतलब एक लेवल पे ही आएगा पानी। जब भी पानी को हम इधर से उधर भेजेंगे तो पानी एक लेवल पे आएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो विश्व में हर जगह पानी जो है वो एक लेवल पे है, तो इसे हम कहते हैं मीन सी लेवल। इसको क्या कहते हैं? मीन सी लेवल। विश्व में हर जगह पानी एक जैसा है, चाहे आप किसी भी कोने में चले जाएं।
और वहां पर पानी से ये जो एज लेवल है, एवरेज लेवल है, इसके ऊपर से हम हाइट नापते हैं। यहां से हम जो हाइट नापते हैं इसको हम मीन सी लेवल से हाइट नापते हैं। अब दो जगह की मैं आपको हाइट बताऊंगा। ये दो जगह जो है इसमें है सबसे ऊंचाई वाली बात बता रहा हूं। जैसे ये मान लीजिए मीन सी लेवल है, सबसे ऊंचा यहां से मतलब पानी से ऊपर, और पानी से नीचे सबसे नीचे क्या है। तो अभी तक जो पता लगा है उसमें ऐसा है, माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर है। कितना है? 8848 मीटर, यानी तकरीबन अगर मैं इसको अंदाजे से आपको बताऊं तो 8.9 किलोमीटर मीन सी लेवल से ऊपर ये माउंट एवरेस्ट है। और यहीं से आप नीचे चले जाइए तो ये पूरे विश्व में कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे गहरी, सबसे डीपेस्ट जगह है? तो वो है मारियाना ट्रेंच। इसमें भी एक चैलेंजर ड्रीप करके आएगा, उसको मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन आपको इसको मारियाना ट्रेंच के नाम से याद रखना है। ये दो चीजें हो गई। अब हमने जब माउंट एवरेस्ट की बात कर ली है तो कुछ और तथ्य भी जान लेते हैं। एडमंड हिलरी साहब न्यूजीलैंड के थे, तेंजिंग नॉर्वे शेरपा इंडिया के। ये पहले दो जनाब लोग थे जिन्होंने ये समिट यानी कि माउंट एवरेस्ट की पीक पे ये गए थे 29 मई 1953 में। उसके बाद महिलाओं में जुनको ताबेई, ये जापान की महिला थी, 16 मई 1975 में इन्होंने समिट को टच किया था। अब बछेंद्री पाल जी का नाम लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान की महिला जिन्होंने 23 मई 1984 को इस समिट पर फतह हासिल की थी। कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप। तो विश्व में 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, यानी जमीन लैंडमास के भूभाग के हिसाब से ये जो पीला इलाका दिख रहा है ये सबसे बड़ा भूभाग कहें, इसे महाद्वीप कहें। और सबसे छोटा इसमें आता है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा। 7 हैं कुल मिला के। कितने हमारे कॉन्टिनेंट हो गए? 7। कौन कौन से हो गए? एशिया, अफ्रीका, मैं आपको साइज के हिसाब से बता रहा हूं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप। इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा। वैसे सबसे आखिर में ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर यूरोप, उसके पहले फिर एंटार्क्टिका, उसके जस्ट पहले साउथ अमेरिका, फिर उसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका, फिर अफ्रीका और सबसे ऊपर एशिया। तो इसमें मैं आपको थोड़ा एक एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। इसके अलावा आप देखिएगा कि इन 7 कॉन्टिनेंट के अलावा हमारे पास 5 महाद्वीप हैं। 5 महाद्वीप में देखिएगा ये पैसिफिक ओशन है या अटलांटिक ओशन है। पैसिफिक ओशन का मतलब होता है प्रशांत महासागर हिंदी में। अब ये इसको मैं एक गेंद की तरह देख रहा हूं। पीछे से मैं पीछे गया और पीछे जाके मैंने एक कट लगा दिया और फिर इसको खोल दिया ऐसे। तो ये इस तरीके से आ गया। मतलब अगर आप यहां खड़े हुए हैं तो आप यहां भी उसी समय खड़े हुए हैं। यहां पर आप एक ही जगह पे खड़े हुए हैं क्योंकि ये कट करके हमने ओपन किया हुआ है। यहां पर हमारी विषुवत वृत्त है यानी भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। अगर आप जमीनी स्तर पे देखें, दृष्टिकोण से देखें तो जमीन सबसे ज्यादा नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। इसके ऊपर नॉर्थ होता है, इसके नीचे साउथ होता है। तो बहुत ज्यादा जमीन हमारे पास नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, कम जमीन हमारे पास नीचे है। यहां पर पैसिफिक ओशन है, 5 दिखा देता हूं। ये पैसिफिक ओशन, ये भी पैसिफिक ओशन हो गया। यानी ये मान लीजिए कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। यहां से ये नॉर्थ अमेरिका के साथ एकदम रशिया का पार्ट जुड़ा हुआ है, यहां ये जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये एस शेप में आप अटलांटिक ओशन देख रहे हैं, सबसे बिजी ओशन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद इंडियन ओशन, ये त्रिभुजाकार आप देख रहे हैं। फिर आर्कटिक ओशन हो गया, ये आर्कटिक ओशन हो गया। इसके बाद सदर्न ओशन हो गया, 60 डिग्री के करीब है ये, और ये अंटार्कटिका के ऊपर है। ध्यान रहे कि केवल अंटार्कटिका ऐसा एक महाद्वीप है जहां पर कोई भी नहीं रहता। यहां पर केवल लोग शोध के लिए जाते हैं, यानी केवल रिसर्च के लिए जाते हैं। बहुत ठंडा इलाका है, रहने की कोई व्यवस्था यहाँ पर है नहीं, और रहने के लिए कोई यहाँ जाएगा भी नहीं क्योंकि बहुत मुश्किल है यहाँ की, क्योंकि ये है पोल इलाका। एक एक करके ये 7 जो मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, उनको हम देखेंगे। सबसे पहला है एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जो भूभाग हमारे पास हैं उनका 1/3 भाग, जितना भी लैंड मास है उसका 1/3 भाग एशिया में है। एशिया में 1/3 भाग, 33-33% करीब इसमें एशिया के पास है। अब ये जो कॉन्टिनेंट है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। यानी अगर मैं यहाँ पर एक जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनिच से जो जाती है,
उसको अगर देखूं तो यहाँ पर ये दाएं में आ रहा है, यहाँ पर ये इस साइड है, यानी पूरी तरीके से ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो पूरी तरीके से ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इसके अलावा आप देखें हिंदुस्तान से भी ये जो रेखा जा रही है इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पे है, तो यहाँ से एशिया से कर्क रेखा जाती है। ये सारी इमेजिनरी लाइन्स है लेकिन ये जाती है। एशिया के कौन कौन से पड़ोसी हैं इनको देख लेते हैं। एशिया के पड़ोसी हैं बाएं तरफ में, यहाँ यूरोप, और हम यूरोप से अंतर हैं। कैसे अंतर होता है हमारा? यूराल माउंटेन्स, ये पूरी एक रेंज है यूराल माउंटेन्स की। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि पहले सारा जो भूभाग था वो एक था, फिर धीरे धीरे, बहुत जमाने पहले की बात कर रहा हूँ मैं, फिर ये धीरे धीरे आपस में बहुत सारे चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए, तो ये अपनी जगह गए, ये अपनी जगह गए, और आज भी अगर आप खड़े हो तो ये सब मूव कर रहा होता है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन पृथ्वी पूरी मूव कर रही होती है, पानी मूव कर रहा है, जमीनें मूव कर रही है। तो यहाँ पर ये यूराल माउंटेन से हम इनसे अलग हुए, लेकिन यूरोप और एशिया को मिला के हम यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप और एशिया को मिला के हम यूरेशिया कहते हैं। यूरोप क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका महाद्वीप है इसलिए इसकी चर्चा करनी आवश्यक है। एशिया से तो काफी छोटा है ये, और ये वेस्ट में है, जैसे मैंने दिखाया था आपको कि एशिया यहाँ है, यूराल पर्वत यहाँ है, और यहाँ पर यूरोप है, इस जगह पे यूरोप है। और जो आर्कटिक सर्कल है 67.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल यहाँ से पास होती है। और इसमें देखेंगे कि अगर ये मैं इस तरीके से बनाऊं इसको, तो 3 जगह से, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये 3 जगह से आपके पानी से घिरा हुआ है। इस इलाके में जैसे मैंने बताया यहाँ पर इस जगह पे एशिया है, तो यहाँ एशिया है, लेकिन इस जगह पे 3 जगह से ये पानी से घिरा हुआ है। अफ्रीका ये तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दूसरा सबसे पहला है एशिया, और उसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर जो 3 हमारी रेखाएं जिससे हम सब चीजें समझते हैं, जानते हैं, ये तीनों ही रेखाएं इस एक यूनिक बात है, ये अफ्रीका से पास होती है। वो मैं आपको तीनों दिखाता हूं, लेकिन इससे पहले आपको ये जो इलाका दिखा रहा हूं ये सहारा डेजर्ट है, यानी कि सबसे गर्म डेजर्ट पूरे विश्व का अफ्रीका में ही है। आपने देखा होगा कि अफ्रीका के लोगों का जो कॉम्प्लेक्शन होता है थोड़ा ब्लैक होता है, काला होता है। वो उसका कारण यह है कि ये बिल्कुल भूमध्य रेखा इसके बीच से गुजरती है, तो यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है वहां लोगों का कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है बिकॉज ऑफ द सनलाइट। इसके अलावा जो कॉन्टिनेंट है उसके चारों तरफ, यहाँ दीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, चारों तरफ ये समुद्र से घिरा है। ऊपर आप मेडिटेरेनियन सी देख रहे हैं, यहाँ पर आपका अटलांटिक सी है, यहाँ इंडियन सी है, और नीचे आपका सदर्न दक्षिण जो हमारा महासागर है वो है। एक और चीज इसमें जानने योग्य है कि नील नदी जो है वो सब ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर है, ये सबसे लंबी रिवर, सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी अमेजन अभी आने वाली है, लेकिन सबसे लंबी, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नाइल है, ध्यान रहेगा। सबसे लंबी रिवर यहीं से अफ्रीका में ही है। 3 चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो काफी बार पूछी जाती है कि पहला है यहाँ पर इक्वेटर, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। यहाँ पर आइए, इस जगह पे 23.5 डिग्री पे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, वो भी यहाँ से जाती है। और नीचे आइए आप, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23.5 डिग्री, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 23.5 डिग्री साउथ हो गया है। तो ये तीनों ही रेखाएं यहाँ से पास होती हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ कि ये गिनी का इलाका है, इसको गिनी इलाका कहते हैं। और इक्वेटर यहाँ से, और ऊपर से जो लाइन चली आ रही है जिसको हमने मानक प्राइम मेरिडियन माना हुआ है, वो यहाँ पर आकर मिलती है इस जगह पर। तो ये 0 डिग्री इधर यहाँ पर आता है। ये तो आपको ध्यान रहेगा कि कोई चीज आप इसके आसपास याद कर लीजिए, उसके करीब होगा, लेकिन ये इलाका है जहाँ पर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यानी 0 अक्षांश देशांतर है, वो भी यहाँ पर है। नॉर्थ अमेरिका यानी कि जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये ऊपर नीचे है। तो नॉर्थ मतलब ऊपर वाला, साउथ वाला मतलब नीचे वाला। तो हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स, काफी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और ये तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पहला हो गया एशिया, दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा कौन सा हो गया? नॉर्थ अमेरिका। अब ये जो इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े जो हुए हैं, इसको जुड़ाव जो है उसको हम कहते हैं इस्थुमस ऑफ पनामा, यानी कि पनामा जल संधि से जुड़े हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो इलाका है उसको यहाँ थोड़ा एक्सपैंड करके दिखाया गया है। यहाँ पे यही पनामा जल संधि है जिससे
नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये दोनों अमेरिका मिले हुए हैं। ओके, और इसके अलावा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर है, पैसिफिक महासागर है, दाएं हाथ पे अटलांटिक ओशन है, ऊपर यहाँ पर आर्कटिक ओशन है। ये 3 ओशन इस कॉन्टिनेंट के चारों ओर इर्द गिर्द हैं। साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बात करेंगे। साउथ अमेरिका, ये बहुत सारा इसका भाग जो है सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इक्वेटर यहाँ पर है। अगर इक्वेटर यहाँ है तो इसके नीचे आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर है। तो आप देखेंगे क्योंकि इक्वेटर बहुत ऊपर से पास हो रही है इसके, तो बहुत सारा भाग इसका नीचे है, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसके अलावा यहाँ पर लेफ्ट में बाएं तरफ इसके प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, दाएं तरफ इसका अटलांटिक ओशन है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो यहां पर अगर हम ये पूरा अगर एक समुद्र है तो इतना बड़ा है, तो इसको हम कभी कभी ये जो प्रशांत महासागर है या पैसिफिक ओशन है, इसको यहाँ वाला जो पैसिफिक ओशन है इसको हम नॉर्थ पैसिफिक ओशन कहने लगते हैं, इसको हम साउथ पैसिफिक ओशन कहने लगते हैं। तो ये साउथ पैसिफिक ओशन क्योंकि इक्वेटर के नीचे है इसलिए कहा जा रहा है, इक्वेटर के ऊपर ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन बन जाता है, लेकिन है दोनों पैसिफिक ओशन ही। इसके अलावा एक जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी नहीं कहूंगा मैं, लंबी कहूंगा, ध्यान रहे, सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज, क्या नाम है इसका, ANDE, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो नॉर्थ से साउथ तक पूरी तरफ आती है, वो यहां पर है साउथ अमेरिका में। ये यहां से शुरू होती है और पूरी यहां तक पहुंचती है। इससे बड़ी हमारे पास कोई विश्व में इससे बड़ी माउंटेन रेंज है ही नहीं। इसके अलावा साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी, मैं लार्जेस्ट बता रहा हूं, लंबी तो ना ही लोगे, सबसे दूरी वाली, लेकिन सबसे बड़ी विड्थ के हिसाब से, पानी के कंटेंट के हिसाब से, वो है अमेज़न। आपने अमेज़न का नाम सुना होगा, क्योंकि ये हम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहीं के जंगल और यहीं के इलाके हमें देते हैं। अमेज़न में आग वगैरह के बारे में आप सुनते रहते हैं, वो यही इलाका है। थोड़ा करीब ले जाके दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए। ये अमेज़न का इलाका है, ये अमेज़न बेसिन आप देखिएगा, ये सब अमेज़न का इलाका है। इसके बाद बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ये आइलैंड कॉन्टिनेंट है। आइलैंड कॉन्टिनेंट इसलिए है क्योंकि ये एक छोटा कॉन्टिनेंट है, साथ में ये आइलैंड यानी द्वीप की तरह है, और ये पूरी की पूरी तरीके से ये साउथ हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में है, यानी सदर्न हेमिस्फीयर नीचे 0 डिग्री के काफी नीचे है। और यहां पर पूरे ही चारों तरफ आप देखेंगे कोई ना कोई ओशन आपको दिखाई देगा। यहां पर आप देखिए इंडियन ओशन हो गया, और बाकी सी भी है आसपास छोटे। जब हम कम पानी की बात करते हैं, कम इलाके की बात करते हैं पानी की, तो उसे हम सी कहने लगते हैं, उसको हम सागर कहते हैं। लेकिन बड़े वाटर रिजर्वॉयर की बात करते हैं, बहुत बड़े इलाके की बात करते हैं पानी की, तब उसे महासागर कहने लगते हैं। अब अंटार्कटिका, ये ग्लोब है, और अब आप ग्लोब के यहां, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, आप यहां पर खड़े हैं, मतलब आप स्पेस में एक तरीके से, और यहां से आप देख रहे हैं तो आपको जो दिखाई देगा, मैं आपको कह रहा हूं आप साउथ में, यहां से आप देखेंगे तो ये जो इलाका है वो आपको यहां पे दिख रहा है, यानी आपने एक टॉप व्यू लिया है नीचे से, साउथ से, तो ये आपको जो इलाका दिख रहा है ये है अंटार्कटिका। पूरी की पूरी तरीके से ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि ये हमारा इक्वेटर हो गई, तो पूरी की पूरी तरीके से ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, और यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। और जो साउथ पोल है ये इसके तकरीबन मध्य में आता है, जो हमारी एक इमेजिनरी पॉइंट है। और यहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है, क्योंकि सूरज की गर्मी यहाँ पड़ती है, यहाँ तक आते आते बहुत शिथिल हो जाती है, और कभी कभी पड़ती भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको बर्फ इसीलिए हमेशा मिलती है। ये पोलार रीजन है, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, यहाँ पर लोग यहाँ नहीं रहते, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन ऐसी है। लेकिन यहाँ पर लोग रिसर्च करने जरूर आते हैं। हिंदुस्तान के भी रिसर्च स्टेशन यहाँ पर हैं, जिनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, याद रहेगा, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब होता है, या ह्यूडोर का मतलब होता है ग्रीक में पानी। तो जिस भी फॉर्म में पानी आप देखेंगे होगा, या चाहे बर्फ हो, चाहे आप उसको बहता हुआ पानी कहें या भूमि के अंदर पानी कहें, ये सब हाइड्रोस्फीयर में आता है। तो 71% पूरा अर्थ अगर आप ले, पूरा का पूरा जो पानी है 71% है, यानी केवल 29% ऐसी जगह है जहां पानी नहीं है, पूरा 71% पानी है। इसलिए अगर किसी को आप यहां भेजें स्पेस में
और उससे कहें कि भाई हम आपको पृथ्वी कैसी दिख रही है, तो वो बताएगा कि हमें ब्लू प्लैनेट दिख रहा है, नीला नीला है, क्योंकि ये ब्लू प्लैनेट है, हर जगह पानी ही पानी है। तो हाइड्रोस्फीयर में पानी हर एक तरीके से आप मिला लें, जैसे चाहे आप समुद्र लें, नदियां लें, लेक लें, आइस लें, अंडरग्राउंड वाटर लें, पानी जो भूमिगत जल कहते हैं उसको, वाटर जल वाष्प जो होता है, उन सबको मिला के हाइड्रोस्फीयर बनता है। तो 97% पानी, जितना भी पानी है, उस 97% जो पानी है वो ओशंस में है। कहाँ है? ओशंस में, यानी कि सागर में है। और ये सलाइन वाटर है, लवणीय जल है, इसको हम नहीं पी सकते। कुछ कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरब है, वो इस पानी का इस्तेमाल करता है, परिवर्तन करता है इसका, फिर पीता है, लेकिन सबके पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो एक अमीर देश है। अब इसके अलावा क्या है, बहुत सारा पानी, वो क्योंकि ग्लोब ऐसा है, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है हमेशा, इस इलाके में हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो यहाँ पर आइस शीट और ग्लेशियर के फॉर्म में है, या तो आइस शीट है। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर ऐसी नदी होती है जो नदी तो है, लेकिन वो इतनी ठंडे इलाके में है कि बेचारी जम गई है, तो इसलिए इसको ग्लेशियर कहने लगते हैं। वही पिघलती है और वही फिर वो आगे गंगा और यमुना बनाती है। इसके अलावा फ्रेश वाटर हमारे लिए बहुत कम है, तो ब्लू प्लैनेट पे हैं ये साहब, लेकिन जैसे ये ब्लू प्लैनेट से यहाँ आएंगे, इनको पानी की कमी होगी, क्योंकि पानी की वाकई में कमी है। थोड़ा और इसको मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ कि पूरे पानी का, अगर हम पूरे हाइड्रोस्फीयर को अगर मैं विभाजित करने की कोशिश करूँ, तो पूरा पानी में 97.2% पानी ओशंस में है, सलाइन वाटर है, ये समुद्र में है। इसके बाद 2.8% है जो हमारे पास अवेलेबल है, जो मीठा पानी है। मीठा पानी, अब ये मीठा पानी जो है वो या तो बर्फ के फॉर्म में है, या बहती हुई नदियां जो जम गई हैं वो है। उसके अलावा 0.63% ग्राउंड वाटर है जो जमीन के नीचे है। 0.02% पानी हमें अवेलेबल हो सकता है जिसको हम ले सकते हैं पीने के लिए। इसमें भी बहुत सारा डिफरेंस कर सकते हैं। केवल इतने ही पानी में 0.02% में भी और डिफरेंस है कि कहीं ये लेक में है, कहीं ये इनलैंड सीज में है, कहीं ये सलाइन लेक्स में है, क्योंकि हमारे देश में भी ऐसे लेक्स हैं, ऐसे तालाब हैं जो नमकीन है, स्ट्रीम्स हैं जब पानी बह रहा है, कहीं धाराएं बह रही हैं जलवाष्प के तौर पे, और पानी जो जमीन में है। तो इतना सारा पानी है, लेकिन पीने के लिए हमारे पास उतना नहीं है। अब महासागरों की बात करते हैं। महासागर, हमारे पास 7 महासागर हैं, और ओशन महासागर ये हाइड्रोस्फीयर का बहुत बड़ा पार्ट है, और सारे महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। यानी अगर मैं आपको ले जाऊं यहाँ पर, पहले आपको सारे दिखा देता हूं। सबसे बड़ा जो महासागर है वो पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन हो गया। फिर यहाँ अटलांटिक ओशन हो गया, ये इंडियन ओशन हो गया, ये आर्कटिक ओशन हो गया, ये सदर्न ओशन हो गया। ये सारे की सारी पानी आपस में मिली हुई है, सारा का सारा पानी आपस में जुड़ा हुआ है। ध्यान रहेगा कि जब भी पानी आपस में जुड़ा होता है तो पानी एक लेवल पे आ जाता है, इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं। जब पानी एक लेवल पे आ जाता है तो हम यहाँ से ही मीन सी लेवल का डिस्टेंस निकालते हैं, हाइट निकालते हैं। तो ये मीन सी लेवल जो हो गया, ये पानी को बराबरी में ले आता है। सारे के सारी पानी हमने केवल नाम अपने आप दे दिए, लेकिन ये पानी अगर हम नाम नहीं भी देते तो भी आपस में जुड़ा होता है, पानी हर जगह जुड़ा हुआ है। तो 3 मेन मूवमेंट है, क्योंकि ये पानी हमेशा मूव करता रहता है, पानी शिथिल नहीं है, रुका हुआ नहीं है। इसमें या तो लाटाएं आती रहती हैं, वेव्स आती रहती है, तरंगे आती रहती हैं, या फिर आप ज्वार भाटा कह सकते हैं, हाई टाइड, लो टाइड। इसके अलावा ओशन करंट्स भी बनते हैं, ऐसे करंट्स बनते रहते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको नाम से बताऊं तो पैसिफिक ओशन साइज के हिसाब से बता रहा हूं। सबसे पहला है पैसिफिक ओशन 1 नंबर, उसके बाद आता है अटलांटिक ओशन 2 नंबर, फिर आपका आता है इंडियन ओशन 3 नंबर, फिर सदर्न ओशन ये वाला 4 नंबर, फिर आर्कटिक ओशन 5 नंबर। ये इनके साइज के हिसाब से है। जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर है, और ये 1/3, जैसे एशिया 1/3 भूभाग में है, वैसी 1/3 पानी प्रशांत महासागर में है, यानी हमारे पैसिफिक ओशन में है। इसमें है पैसिफिक ओशन में। अब यहीं पर इसी पैसिफिक ओशन में ये इलाका, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस इलाके के मैं आपको करीब ले जा रहा हूं। यहाँ पर हम गए, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला भाग दिखा रहा था, ये मैरियाना ट्रेंच है, और इस जगह पे एक चैलेंजर डीप करके जगह है। ये 11,022 इतना मीटर गहराई है यहाँ पर पानी की, यानी 11 किलोमीटर गहराई है पानी की। सबसे गहरा यही इलाका अभी तक पता चला है। सबसे डीपेस्ट पार्ट है पैसिफिक ओशन में। जो पैसिफिक ओशन है यहाँ पर, ये सर्कुलर शेप में, मतलब मैं इसको ऐसे बनाऊं और इसको ऐसे बनाऊं, क्योंकि आप यहाँ हैं तो यहाँ पर भी है, पृथ्वी को हमने कट करके खोला है, तो आप यहाँ हैं तो यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये जो पूरा इलाका और ये जो पूरा इलाका, इसको मैं अगर जोड़ दूं तो एक सर्कल बन जाता है, यानी कि एक तरीके से ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका इसके पास है। देखिए यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ आपका साउथ अमेरिका हो गया, पैसिफिक ओशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ प्रशांत महासागर, यहाँ एशिया हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इसके आसपास ये सारे बड़े बड़े महाद्वीप हैं,
और इसके बाद अटलांटिक ओशन में आते हैं। ये अटलांटिक ओशन, यहाँ देखिए ये अपने आप ये एस शेप का बना रहा है, तो अंग्रेजी एस शब्द से ये मिलता जुलता है। यहाँ पर इसके एक मतलब डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं। चलिए, तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका वेस्टर्न साइड में हो गए, ये वेस्टर्न साइड में हो गए। ईस्टर्न साइड में क्या हो गया, अफ्रीका और यूरोप। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है इसको समझने की कि यहाँ पर बड़ी कटी फटी तटरेखा है। ये कटी फटी तटरेखा है जहाँ पर ये अटलांटिक ओशन इधर भी और इधर भी। तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, जहाँ भी कटी फटी तटरेखा होती है वहाँ पर जो प्राकृतिक पोर्ट्स या बंदरगाह अपने आप बन जाते हैं, और वो सी या कहें कि सी ट्रेड के लिए, वाणिज्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सबसे बिजिएस्ट है ट्रेड के नाम पे, वाणिज्य के नाम पे, ये सबसे ज्यादा बिजी ओशन है। इंडियन ओशन हिंदुस्तान के नाम पे है, तकरीबन ये इसका ट्रायंगुलर शेप है, इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप है। इंडियन ओशन हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया है इसका, और वेस्ट में इसके अफ्रीका है, ईस्ट में इसकी ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ तो खैर हिंदुस्तान और एशिया है ही। सदर्न ओशन जो है वो 60 डिग्री के थोड़ा के करीब मान लीजिए ये सारा सदर्न ओशन का इलाका कहलाता है, और ये अंटार्कटिका के ऊपर है। आर्कटिक ओशन ये वाला हो गया। आर्कटिक ओशन कहां पर लोकेटेड है, ये आपका आर्कटिक ओशन पूरा का पूरा नॉर्थ पोल में लोकेटेड है। यहां देखिएगा कि ये आर्कटिक ओशन यहां पर भी है, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर भी है और एशिया के ऊपर भी है। तो नॉर्थ जो आर्कटिक ओशन है वो पूरा का पूरा नॉर्थ पोल में जो पानी है उसको आप आर्कटिक ओशन का नाम दे सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसमें बहुत सारे इलाकों को ये छूता है, नॉर्थ कोस्ट में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप एशिया दोनों को मिला लीजिएगा। अब इसमें एक चीज आती है, एक छोटा सा एक शैलो वाटर है जहां पर पानी थोड़ा कम गहरा है, बेरिंग स्ट्रीट। तो कैसे ये कनेक्टेड है, बेरिंग स्ट्रीट, पहले आप इसको ध्यान रखिएगा, ये जो इलाका मैं आपको दिखा रहा हूं ये बेरिंग स्ट्रीट है ना। तो बेरिंग स्ट्रीट क्या है, ये रशिया और अलास्का, तो यहां से ये जुड़ा हुआ है बेरिंग स्ट्रीट। तो इट इज कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन, यानी ये प्रशांत महासागर से, ये बेरिंग स्ट्रेट से बहुत उथला इलाका है, वहां से जुड़ा हुआ है बेरिंग स्ट्रेट। ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। एटमॉस्फेयर यानी हमारा वायुमंडल। जो वायुमंडल है वो पृथ्वी हमारे जैसे हमें दिखता नहीं है, लेकिन अगर इसको बहुत डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे हम कि पृथ्वी के ऊपर अलग अलग परतों में, ये परतें भी हमने डिसाइड की है, अलग अलग परतों में एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर यानी हवा, एयर। और ये एक, क्योंकि अब हवा के बगैर तो हम जी ही नहीं सकते, और हवा से हम सांस लेते हैं। इसके अलावा ये जितना भी हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, पूरा एटमॉस्फेयर है, केवल इतना नहीं है। और इसमें क्या क्या पार्ट है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इसको ऐसे याद रखिएगा, TSMT। कैसे याद रखेंगे, TSMT, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये 0 से लेकर 12 किलोमीटर, तकरीबन 14 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर आता है। और यहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं, यानी कि सारे जो मौसमी परिवर्तन होते हैं, बरसात वगैरह सब होती है, वो यहाँ पर होती है ट्रोपोस्फेयर। और इसके ऊपर हम यहाँ पर हवाई जहाज इसी जगह पे चलते हैं। 12 से 50 किलोमीटर में हम स्ट्रेटोस्फेयर पे चले जाते हैं, और उसके ऊपर एक मेसोस्फेयर है। मेसोस्फेयर में अच्छा बलून जो होते हैं यहाँ तक जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर तक। फिर मेसोस्फेयर पे चले जाइए, यहाँ जो मेटियोर होते हैं, बाहर के जो उल्का पिंड है यानी पत्थर है, वो जब जमीन में आने की कोशिश करते हैं वो यहाँ जल जाते हैं। मेसोस्फेयर हो गया, 50 से 80 किलोमीटर का इलाका है। अब जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, यानी जो यान स्पेस की तरफ जाते हैं, वो थर्मोस्फेयर पे ट्रैवल करते हैं। और 700 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक अगर आप जाएंगे तो यहाँ सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यहाँ पर हम इनको प्रक्षेपण करते हैं, फिर ये ऑर्बिट में आ जाते हैं। तो ये अलग अलग लेयर है आपके किसकी, एटमॉस्फेयर की। TSMT से इसको याद रखिए। जो एटमॉस्फेयर है आपके किताब में दिया गया है कि 1600 किलोमीटर तक ये गया है। और जैसे 5 लेयर्स मैंने आपको बताई, सबसे जो शुरुआती है वो ट्रोपोस्फियर में है, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो सबसे एटमॉस्फेयर सबको मिला रहा हूं मैं, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज ले तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन इसमें 21% है। और इसके अलावा और भी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, आर्गन है, और ये जो है 1% है करीब, ये सब 1% है। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है सांस लेने के लिए, नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात आपको बताने की है कि ये हमारा अर्थ है, यहाँ सूरज की गर्मी आती है, लेकिन रात के समय ये एक कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो इस गर्मी को रोकता है और हमारे पूरे पृथ्वी को ये गर्म बना के रखता है। लेकिन CO2 की मात्रा अगर 2% तक पहुंच जाए तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे, यानी हमारी जो, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो
ऑफ कोर्स हमारी बर्फ पिघलेंगे, और जैसे बर्फ पिघलेंगे तो हमारे जो लो लाइंग एरियाज हैं, जहाँ पर जो द्वीप हैं वो पानी के नीचे आ जाएंगे। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एक और चीज समझिएगा कि जैसे हम ऊपर जाते हैं तो घनत्व यानी डेंसिटी, जैसे आप यहां से यहां चलेंगे तो, या ये कहें मीन सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो कुछ चीजें घटती हैं, कुछ चीजें बढ़ती हैं। पहली चीज आपको बताऊंगा कि जो डेंसिटी एटमॉस्फेयर की वो कम होने लगती है, यानी सी लेवल पे सबसे ज्यादा है, ऊपर जाते जाते कम होने जाएगी जो घनत्व है। इसके अलावा जब पर्वतारोही ऐसे चढ़ते हैं तो ऊपर जाते जाते इनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी है, घनत्व है एयर का, वो कम होने लगता है, तो इन बेचारों को सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। टेम्परेचर भी कम होता है। जैसे आप ऊपर जाते हैं, आप मसूरी क्यों जाते हैं, आप माउंट आबू क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर थोड़ा ऊंचा इलाका है, तो वहां पर आपको थोड़ा हल्का ठंड लगती है, ठंड मिलती है। तो जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ठंड भी और बढ़ती चली जाएगी। और एक और चीज बताता हूं आपको, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर लो प्रेशर जब बनता है तो हवा जो होती है हमेशा इक्विलिब्रियम करने, हर आदमी, हर वस्तु, कोई भी चीज ले ले वो इक्विलिब्रियम चाहती है। आप भी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, तो जो यहां पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जब एयर चलेगी तो इसको हम विंड कहने लगते हैं। विंड क्या होती है? बहती हवा। हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगी, मूविंग एयर आपका विंड होता है। बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है, ये डोमेन ऑफ लाइफ कहते हैं। यहां पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों एक जगह मिलते हैं। जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, ये जब तीनों एक जगह मिलते हैं इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। एक ऐसा छोटा जोन है जहां पर जिंदगी पनपती है, जिंदगी एग्जिस्ट करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी न किसी तरीके से बायोस्फीयर पे किसी न किसी तरीके से अपनी जिंदगी के लिए, वो सर्वाइवल के लिए यहाँ पर लिंक्ड है। जैसे आप अकेले हैं तो इंडिविजुअल है, फिर पॉपुलेशन बनेगा, कम्युनिटी बनेगी, इकोनॉमिक सिस्टम बनेगा, बायोम बनेगा, और फाइनली आप बायोस्फीयर में आएगा। और ये एक ऐसा इलाका है जहां पर आपकी जिंदगी पनपती है। जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी बायोस्फीयर में या जैवमंडल में प्राणी रहते हैं, उनको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा है प्लैनेट किंगडम, पादप जगत, और एक हमारा जाति जगत यानी कि एनिमल जगत, जिसमें हम भी आते हैं, इसको हम एनिमल किंगडम कह सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो पेड़ है, मान लीजिए हम पेड़ है, इसको अगर हम काट देंगे तो ये तो जमीन को पकड़ के रखता है, इसकी जो जड़ें हैं वो जमीन को पकड़ के रखती है। अगर हम इसे काट देंगे तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, सारा का सारा पानी जो है वो, या जो हवाएं हैं वो इस ऊपर वाले हमारे मिट्टी को ले जाएंगी, तो इससे हमारी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि नेचुरल कैलेमिटी, भगवान तो हमको अर्थक्वेक दे ही रहे हैं, सुनामी दे ही रहे हैं। अब सुनामी आई, हमारा अंडमान निकोबार में लास्ट पॉइंट जो था, इंदिरा पॉइंट जिसे कहते थे, वो डूब गया। अब हमें पता ही नहीं वो कहाँ पर है। तो यानी हम जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा भगवान भी हमें बहुत कुछ दे रहा है। तो जरूरी यह है कि हम गंदगी पानी में ना छोड़ें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे ये लाइफ खत्म हो। लाइफ, क्योंकि तीनों जगह, तीनों स्फीयर एक साथ मिलती है तो लाइफ बनती है। इसके अलावा एक और बड़ी गंभीर समस्या है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत जरूरी है, ये हमारे पृथ्वी को गर्म रखता है, क्योंकि जो हमारी इंफ्रारेड रेज आती है उसको ये रोकता है बाहर जाने से, तो रात के समय हमें एक गर्मी मेंटेन रहती है, और बाकी जो प्राणी जगत है वो जी पाता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, 2% की एक लिमिट है, 2% से अगर अभी हम शायद 1.2 से 1.5% पे है, और अगर इसके ऊपर 2% तक पहुंच गई तो ये पूरे के पूरे जो ग्लेशियर्स है। अच्छा, गर्मी क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ से आप देखिए गैसेस रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये जो ग्लेशियर्स है पिघलेंगे। जैसे पिघलेंगे तो यहाँ पर जो पानी, जहाँ पर पानी है मान लीजिए इधर, और आप यहाँ रहते हैं, तो पानी जब आगे बढ़ेगा तो आप डूब जाएंगे ना। इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यही इम्बैलेंस है। तो हमको जरूरी समझना यह है कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, हमको सबकी रक्षा करनी है, तभी हम अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।